इस मूवी की शुरुआत ईयर 1996 से होती है और हम रिक नाम के आदमी को देखते हैं जिसे ब्रिज पर एक जुमांजी नाम का गेम मिलता है। रिक के बेटे एलेक्स को गेम खेलना बहुत पसंद है तो रिक उस गेम को उठाकर अपने घर ले आता है, मगर एलेक्स को वो गेम कुछ अजीब लगता है, इसीलिए एलेक्स उसे एक साइड में रखकर सो जाता है। तो रात के वक्त उस गेम से एक हरी रोशनी निकलती है और एक म्यूजिक बजने लगता है तो एलेक्स उस गेम को खेलने लगता है और एलेक्स कहीं गायब हो जाता है। फिर कहानी 20 साल बाद से शुरू होती है और हम स्पेंसर नाम के लड़के को देखते हैं। उसे भी एलेक्स की तरह वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था। साथ ही स्पेंसर एक पढ़ाकू लड़का है, इसीलिए उसके दोस्त अपना होमवर्क स्पेंसर से ही कराते हैं। स्पेंसर आज भी अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रेंच का होमवर्क तैयार करने के बाद उसे देने जाता है। फ्रेंच उसे एलेक्स के घर के पास बुलाता है, जो अब किसी खंडर से कम नहीं है। लोगों का मानना है कि ये घर एक भूतिया घर है, क्योंकि आज से 20 साल पहले एलिस इस घर से अचानक गायब हो गया था। स्पेंसर फ्रेंच को उसकी बुक देता है और उसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने को कहता है, मगर फ्रेंच उसे मना कर देता है और वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर चला जाता है। तभी वहाँ एलिस के पिता आते हैं और स्पेंसर को वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि दोबारा मेरे घर के पास मत आना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ये सुनकर स्पेंसर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम बेथनी नाम की लड़की को देखते हैं जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है। बेथनी भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ स्पेंसर और फ्रेंच पढ़ते हैं। बेथनी को सोशल मीडिया पर रहना बहुत पसंद है। बेथनी क्लास में अपनी दोस्त से अपने ब्रेकअप के बारे में बात कर रही होती है, तभी टीचर उसे फोन बंद करने को कहती है, मगर बेथनी एक घमंडी लड़की होती है, वो टीचर की बात नहीं सुनती तो टीचर उसकी शिकायत प्रिंसिपल के सामने कर देती है। इसी स्कूल में हम मार्था नाम की लड़की को देखते हैं। मार्था भी स्पेंसर की तरह एक पढ़ाकू लड़की है। मार्था को उसकी जिम टीचर गेम में हिस्सा लेने को कहती है, मगर मार्था को कोई भी गेम पसंद नहीं होता, उसे बस पढ़ना पसंद है। इसीलिए मार्था अपनी टीचर को मना कर देती है तो टीचर उसे गेम में हिस्सा लेने के लिए जोर देने लगती है तो मार्था उसकी इंसल्ट कर देती है तो उसे भी टीचर प्रिंसिपल के पास भेज देती है। उधर प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि फ्रेंच का होमवर्क स्पेंसर नहीं किया है, तो इस तरह से ये चारों प्रिंसिपल के ऑफिस में इकट्ठा हो जाते हैं। प्रिंसिपल इन चारों को सजा के तौर पर स्कूल का स्टोर रूम साफ करने की सजा सुनाता है। ये चारों उस स्टोर रूम में आ जाते हैं। यहाँ फ्रेंच को वही जुमांजी नाम का गेम मिलता है। अब क्योंकि स्पेंसर को गेम खेलना बहुत पसंद है तो वो उस गेम को चालू कर देता है। इस गेम में 5 कैरेक्टर होते हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर पायलट होता है। फ्रेंच उसे सिलेक्ट करने लगता है, मगर वो कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं होता तो फ्रेंच उसे छोड़कर फ्रैंकलिन मूस का कैरेक्टर चुन लेता है। स्पेंसर डॉक्टर बारस्टोन का कैरेक्टर चुनता है। बेथनी सेली ओब्राइन और लास्ट में माथरा चुनती है रूबी नाम के कैरेक्टर को। सारे कैरेक्टर पूरा होने के बाद उस गेम से एक रोशनी निकलती है और उन चारों को अपने अंदर खींच लेती है और ये चारों एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ ये चारों वही बन जाते हैं जो कैरेक्टर इन्होंने चुने थे। वो चारों एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं। स्पेंसर उन्हें पहचान लेता है और उन्हें समझाता है। वो कहता है कि इस वक्त हम गेम के अंदर हैं। बेथनी खुद का अवतार देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक मर्द बन जाती है। बेथनी खुद को देखने के लिए पानी के पास जाती है, तभी एक गेंडा उसे खा जाता है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बेथनी दोबारा आसमान से जिंदा होकर वापस आ जाती है। फ्रेंच उन्हें उस गेंडे के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ। मार्था उसे कहती है कि इस वक्त तुम एक जूलॉजी एक्सपर्ट हो। तभी वहाँ बहुत सारे गेंडे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग भागने लगते हैं। यहाँ इन्हें नाइजल नाम का आदमी आकर बचा लेता है। वो इन चारों से कहता है कि हमें आप चारों का ही इंतजार था, क्योंकि आप चारों ही अब जुमांजी को बचा सकते हैं। स्पेंसर नाइजल से कहता है कि हमारा इंतजार, वो हाँ कहता है। स्पेंसर कहता है बचाना है, पर किससे? नाइजल उन्हें सारी बात बताता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नाइजल पहले जुमांजी फील्ड में गाइड हुआ करता था, तो उसे रसल नाम का आदमी हायर कर लेता है। दरअसल रसल को एक हीरे की तलाश होती है और आखिर कुछ सालों की खोज के बाद वो हीरा रसल को मिल जाता है, जो जैक वगर की मूर्ति के सर पर लगा था। इस हीरे में इतनी शक्ति होती है कि जिसके पास भी ये हीरा होगा, जुमांजी के सारे जानवर उसके बस में हो जाएंगे। ये बात नाइजल को पता चल जाती है तो नाइजल उस हीरे को रसल से चुरा लेता है। दरअसल रसल के इरादे ठीक नहीं होते, वो जुमांजी को अपने कब्जे में करना चाहता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। नाइजल वो हीरा स्पेंसर को दे देता है और कहता है कि अब जुमांजी की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। नाइजल उन्हें एक नक्शा देता है और उन्हें कहता है कि इस नक्शे का मिसिंग पार्ट तुम्हें बाजार में मिलेगा। ये कहकर नाइजल उन्हें वहां छोड़कर चला जाता है। मार्था उन्हें कहती है कि अगर हम इस हीरे को जैगवार की मूर्ति पर लगा देते हैं तो फिर हम घर जा सकते हैं। स्पेंसर कहता है कि हाँ, मगर इस तरह के गेम में कई लेवल होते हैं और गेम खत्म करने के लिए हमें सारे लेवल पार करने पड़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल काफी मुश्किल होते चले जाएंगे, इसीलिए यह इतना आसान नहीं होगा। स्पेंसर नाइजल के दिए नक्शे को देखने लगता है, मगर उस नक्शे में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो बेथनी जो अब एक मोटा प्रोफेसर है, उसे उस नक्शे में सब कुछ दिखाई देता है। मार्था उन्हें कहती है कि हमने जो कैरेक्टर चुने हैं उनमें कुछ ना कुछ खूबियां हैं और तुम्हारी खूबियां नक्शे को पहचानना है। तभी स्पेंसर अपनी
अपनी छाती पर हाथ रखता है तो उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसका सारा डेटा होता है। मार्था उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। स्पेंसर उन्हें बताता है। फिर ये सब अपना अपना डेटा चेक करते हैं। यहाँ इनकी खूबी और कमजोरियों का पता चलता है। मार्था की कमजोरी जहर होता है तो मार्था को हमेशा जहर से दूर रहना है। फ्रेंच की कमजोरी केक होता है, यानी अगर फ्रेंच केक खा लेता है तो वो मर जाएगा। वहीं नहीं ये भी पता चलता है कि फ्रेंच स्पेंसर का एक चमचा है जो अपने बैग में स्पेंसर के सारे हथियार रखने का काम करता है। इनके पास जो नक्शा होता है उसका आधा हिस्सा मिसिंग होता है। वो मैप अचानक बदलने लगता है। उस पर लिखा था द माइटी रोड। स्पेंसर प्रोफेसर से कहता है कि ये हमारा दूसरा लेवल है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी इनके ऊपर रसल के लोग हमला कर देते हैं। ये चारों भागकर एक जंगल में आ जाते हैं। प्रोफेसर यानी बेथनी को रसल का आदमी मारने वाला होता है। तभी मार्था उसे आकर बचा लेती है। उधर स्पेंसर फ्रिज से कहता है कि अपने बैग में देखो, इसमें जरूर मेरा कोई हथियार होगा। फ्रेंच उसे एक लकड़ी से बना हथियार देता है। स्पेंसर नहीं जानता था कि ये एक जादुई हथियार है। स्पेंसर उस हथियार से रसल के आदमियों पर हमला करता है। वो हथियार एक बार में ही रसल के 4 लोगों को मार देता है। यह देखकर स्पेंसर हैरान हो जाता है। तभी रसल के और आदमी इन पर गोलियां चलाने लगते हैं तो ये चारों वहां से नीचे पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। यहाँ मार्था को गोली लग जाती है और वो मर जाती है, मगर थोड़ी देर बाद ही मार्था भी दोबारा जिंदा होकर आसमान से वापस आ जाती है। स्पेंसर उन्हें कहता है कि हमारे हाथ पर जो टैटू है ये कोई टैटू नहीं बल्कि हमारी लाइफ लाइन है, यानी हमारे पास बस 3 लाइफ लाइन है जिनमें से मार्था और बेथनी ने अपनी अपनी एक लाइफ लाइन खो दी है। मार्था स्पेंसर से पूछती है कि अगर हमारी सारी लाइफ लाइन खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। स्पेंसर उन्हें बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब इस गेम में फंसकर मर जाएंगे। मार्था उन्हें कहती है कि फिर तो हमें जल्दी से ही उस मिसिंग पीस को ढूंढकर टास्क पूरा करना होगा। बेथनी उन्हें बताती है कि वो मिसिंग पीस इस नक्शे के हिसाब से किसी बाजार में मिलेगा और वो बाजार यहाँ से करीब ही है। फिर हम रसल को देखते हैं। उसके आदमी उसे बताते हैं कि वो चारों बच के निकल गए और बताते हैं कि आपका हीरा भी उनके पास है। उधर वो चारों एक पहाड़ के रास्ते से होते हुए बाजार में जा रहे होते हैं तो फ्रेंच और स्पेंसर में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है तो फ्रेंच स्पेंसर को वहाँ से धक्का देकर बहुत गहरी खाई में गिरा देता है। स्पेंसर भी औरों की तरह दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है और फ्रेंच को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि हम अपनी लाइफ लाइन ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। अब बस फ्रेंच के पास ही 3 लाइफ लाइन होती है, बाकी तीनों अपनी एक एक लाइफ लाइन खो चुके होते हैं। फिर ये चारों वहाँ से उस बाजार में आ जाते हैं। बेथनी यानी प्रोफेसर को बहुत भूख लगी होती है तो वो वहाँ से एक केक खरीद कर खा लेती है। फ्रेंच बिना सोचे बेथनी से उस केक को लेकर खा लेता है। केक खाते ही फ्रेंच ब्लास्ट हो जाता है और वो भी दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। वो स्पेंसर को कहता है कि डॉक्टर ब्रेस्टोन आप आ गए, जोमांजी को आपका ही इंतजार था। स्पेंसर उस बच्चे से कहता है कि हमें एक मिसिंग पीस की तलाश है। वो बच्चा उन्हें एक बॉक्स के पास ले आता है और कहता है कि जो आपको चाहिए वो उस बॉक्स में मिलेगा। स्पेंसर जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से एक ब्लैक मैम्बा बाहर निकलता है और मार्था पर हमला कर देता है, मगर मार्था के पास जाने से पहले ही स्पेंसर उसे पकड़ लेता है। अब क्योंकि मौस जानवरों का डॉक्टर होता है तो वो उस सांप के दांत तोड़ देता है। उस बॉक्स में उन्हें एक लिफाफा मिलता है जिसपे एक हाथी की मूर्ति होती है और लेटर में लिखा होता है कि जब मुझे देखो तो चढ़ाई शुरू कर दो। वो उस मूर्ति को लेकर बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि रसल के आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। स्पेंसर उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने रसल का पहलवान आ जाता है। स्पेंसर उसे एक घुसा लगाता है तो वो पहलवान फुटबॉल की तरह हवा में उड़ जाता है। यहाँ स्पेंसर को अपनी ताकत का पता चलता है। फिर स्पेंसर उन सबको बहुत मारता है। तभी वहाँ रसल आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने वाला ही होता है। तभी कोई धुएं वाला गोला फेंक कर उन्हें बचा लेता है और एक सुरंग में ले आता है। वो उन्हें कहता है कि मुझे आप चारों का कई सालों से इंतजार था। स्पेंसर उसे कहता है कि तुम वही पायलट हो ना जो उस गेम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो पायलट उन्हें सुरंग से होते हुए एक जंगल में ले आता है। रसल का पहलवान रसल को बताता है कि वो दोबारा हमारे हाथों से निकलकर भाग गए हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि उन्हें भगाने में किसी ने उनकी मदद की है। रसल समझ जाता है कि उन्हें पायलट ने कहीं छुपाया है। रसल अपने आदमी पर बहुत गुस्सा होता है और उस पहलवान को भी मार देता है। उधर एलिस उन्हें अपना नाम बताता है और यहाँ हमें पता लगता है कि एलिस अब भी जिंदा है, मगर स्पेंसर और उसके दोस्तों को ये पता नहीं है कि ये वही एलिस है जो ईयर 1996 को गायब हुआ था। स्पेंसर एलिस से पूछता है कि तुम कब से इस गेम में हो। एलिस उसे जवाब देता है कि शायद कुछ महीने हो गए हैं और बताता है क्योंकि मैं अपना नेक्स्ट लेवल कभी पार नहीं कर सका और अब मेरे पास बस सिर्फ एक ही लाइफ लाइन बची है तो मैंने दोबारा कोशिश भी नहीं की। बेथनी एलेक्स को पसंद करने लगती है और एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। एलेक्स उसे बताता है कि मच्छर मेरी कमजोरी है। स्पेंसर एलेक्स से कहता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि तुम यहाँ बहुत टाइम से हो और इस गेम को हमसे बेहतर समझते हो। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हमें जीतने से
उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ इन्हें पता लगता है कि नक्शे का मिसिंग पीस एलेक्स ही है। एलेक्स उन्हें लेकर ट्रांसपोर्टेशन सेट के पास आ जाता है और कहता है कि इसके अंदर हर तरह की गाड़ी हैं, हमें बस उनमें से एक गाड़ी लेनी है और फिर हरी घाटी को पार कर जैगवार की मूर्ति तक पहुंचना है। वहाँ रसल के गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। स्पेंसर कहता है कि हम में से किसी एक को उन गार्ड का ध्यान बटाना होगा, तो बेथनी मार्था से कहती है कि तुम उन गार्ड के पास जाकर उनका ध्यान बटाओ, मगर मार्था उन्हें मना कर देती है और बेथनी से कहती है कि मैंने आज से पहले कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया है। बेथनी उसे फ्लर्ट करना सिखाती है। फ्रेंच स्पेंसर को बताता है कि मार्था तुम्हें पसंद करने लगी है। तभी एलिस उन्हें आकर बताता है कि मुझे दूसरा रास्ता मिल गया है। बेथनी मार्था को तैयार कर उन गार्ड के पास भेज देती है और स्पेंसर से आगे कहती है कि मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। एलिस कहता है कि जरूर बनेगा क्योंकि वो बिल्कुल लबीना जैसी लगती है। फ्रेंच पूछता है कि लबीना कौन है। एलिस कहता है कि तुम लबीना को नहीं जानते, वो आज की टॉप हीरोइन है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लबीना ईयर 1996 की टॉप हीरोइन थी। स्पेंसर एलिस से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा साल है। एलिस जवाब देता है ईयर 1996। स्पेंसर कहता है कि तुम एलिस रिक हो। एलिस हाँ में जवाब देता है। यहाँ इन लोगों को पता लगता है कि ये वही एलेक्स है जो आज से 20 साल पहले गायब हुआ था। फ्रेंच एलिस को बताता है कि तुम 20 साल से इस गेम में फंसे हो। ये सुनकर एलिस को फ्रेंच की बात पर विश्वास नहीं होता, तो बेथनी उसे बताती है कि ये सच है। हमारे कॉलेज में ये बात सब जानते हैं कि एक लड़का 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था और तुम्हारे घर को भी लोग भूतिया बंगला कहते हैं। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। स्पेंसर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग जरूर घर वापस जाएंगे। तब तक मार्था उन गार्ड के पास आ जाती है और डर के मारे जो कुछ बेथनी ने सिखाया था वो सब भूल जाती है और कुछ और ही करने लगती है। तब तक वो लोग पीछे के दरवाजे से गोडाउन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और एक हेलीकॉप्टर होता है। यहाँ गलती से फ्रेंच से बाइक गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो गार्ड गोडाउन में जाने लगते हैं। तो मार्था उन्हें डांसिंग स्टाइल में बहुत मारती है और अपने साथियों के पास आ जाती है। फ्रेंच रसल के आदमियों को अपनी तरफ आते देख लेता है और एलेक्स से कहता है कि जल्दी से हेलीकॉप्टर उड़ाओ, मगर एलेक्स बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पास एक ही लाइफलाइन बची होती है। तो मार्था उसे कहती है कि हम में से सिर्फ तुम ही इसे उड़ा सकते हो। एलिस हेलीकॉप्टर लेकर बाहर आता है तो रसल के आदमी उस पर मिसाइल से हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे गेंडे आ जाते हैं। फ्रेंच उन्हें कहता है कि ये गेंडे घास फूस नहीं खाते बल्कि इंसानों को खाते हैं। मार्था एलिस से कहती है कि जल्दी से हेलीकॉप्टर ऊपर लो। एलिस उसे बताता है कि मैं इसे ऊपर नहीं ले सकता क्योंकि इसका क्लैंप टूट गया है। वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड को कंट्रोल करता है। ये सुनकर स्पेंसर उसे ठीक कर देता है। तभी वो हीरा जो फ्रेंच के बैग में होता है वो नीचे गिर जाता है। उस हीरे के नीचे गिरते ही वो गेंडे उसके चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं। तो स्पेंसर फ्रेंच को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। वो गेंडे फ्रेंच के पास आ जाते हैं और स्पेंसर उस हीरे को उठा लेता है। वो गेंडे फ्रेंच को अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार देते हैं। स्पेंसर एलिस से कहता है कि जब मैं कहूँ तो हेलीकॉप्टर टेढ़ा कर लेना। तभी फ्रेंच ऊपर से वापस आ रहा होता है तो एलिस हेलीकॉप्टर को टेढ़ा कर देता है और स्पेंसर फ्रेंच को पकड़ लेता है और वो लोग हरी घाटी को पार कर लेते हैं। एलिस बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें बताता है कि मैं 20 साल से इसे पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी एलिस को एक मच्छर काट लेता है और एलिस मरने लगता है। बेथनी एलिस को अपनी एक लाइफ लाइन देकर बचा लेती है। यहाँ स्पेंसर भी मार्था को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और फिर वो पांचों जैगवार की मूर्ति के पास आ जाते हैं। यहाँ एक सीधा रास्ता होता है तो इन्हें शक हो जाता है कि ये गेम का आखिरी लेवल है, तो ये रास्ता इतना सीधा नहीं हो सकता। स्पेंसर फ्रिज से कहता है कि मुझे वो हीरा दो। स्पेंसर के हाथ में हीरा आते ही उस रास्ते पर बहुत सारी मशालें जल जाती हैं। स्पेंसर कहता है कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मैं पेड़ों से होकर जाता हूँ। स्पेंसर एक पेड़ पर चढ़ने लगता है तो उसके सामने एक गिलहरी आ जाती है, जिसे देखकर स्पेंसर डर जाता है और फिसलकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही स्पेंसर को एक तेंदुआ खा लेता है। स्पेंसर दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है और अब स्पेंसर के पास भी एक ही लाइफ बची होती है। तो फ्रेंच एक प्लान बनाता है। तभी वहाँ रसल के आदमी आ जाते हैं। ये पांचों अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। मार्था रसल के आदमियों को मारने लगती है। उधर रसल का तेंदुआ बेथनी को पकड़ लेता है। स्पेंसर के पीछे भी तेंदुए लगे होते हैं तो स्पेंसर उन्हें एक आग के दायरे में फंसाकर वहाँ से मूर्ति के पास जाने लगता है। उधर फ्रेंच के पास एक हाथी आता है तो फ्रेंच उसे काबू कर लेता है। उधर जब वो तीनों जैगवार की मूर्ति के पास आते हैं तो देखते हैं कि बेथनी को रसल ने पकड़ रखा है। रसल स्पेंसर से कहता है कि वो हीरा मुझे दे दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तभी वहाँ फ्रेंच उस हाथी पर सवार होकर आता है और वो हीरा भी उसके पास होता है। ये देखकर रसल के तेंदुए उस हाथी पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हीरा फ्रेंच के हाथों से छूटकर कहीं दूर गिर जाता है। मार्था स्पेंसर से कहती है कि तुम मूर्ति के ऊपर जाओ, हीरा मैं तुम तक पहुंचा दूंगी। स्पेंसर बाइक लेकर उस मूर्ति पर चढ़ने लगता है। रसल को एलिस और बेथनी रोक लेते हैं। मार्था देखती है कि जहाँ वो हीरा पड़ा है वहाँ बहुत सारे सांप होते हैं। मार्था उनसे बचते हुए उस हीरे को उठा लेती है। तभी उसके पास रसल आ जाता है और उन
सांपों को अपने वश में कर मार्था की तरफ कर देता है और कहता है कि गेम ओवर। मार्था उसे कहती है कि हमारा नहीं तुम्हारा, क्योंकि जहर मेरी कमजोरी है। और मार्था एक सांप से खुद को कटवा लेती है और मर जाती है और दोबारा जिंदा होकर आसमान से आ रही होती है। स्पेंसर उस हीरे को मार्था से लेकर जैकवार की मूर्ति में लगा देता है, मगर रसल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेथनी को याद आता है कि उस हीरे को लगाने के बाद सबको जोमांजी कहना है। वो ये बात सबको बताती है और फिर वो सब जोर से जोमांजी कहते हैं। ये कहते ही जैकवार की मूर्ति से एक रोशनी निकलती है जो रसल को मार देती है। रसल के मरते ही पूरा जोमांजी रसल की कैद से आजाद हो जाता है। तभी वहाँ नाई जलाता है और उन सबका धन्यवाद करता है और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज देता है। और ये चारों उसी स्टोर रूम में आ जाते हैं और पहले जैसे हो जाते हैं। बेथनी उन्हें कहती है कि एलिस कहाँ है। फिर ये चारों एलिस के घर आते हैं तो देखते हैं कि एलिस बूढ़ा हो गया है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ इन्हें पता लगता है कि इस गेम में जो जिस वक्त में अंदर जाएगा वो उसी वक्त में बाहर निकलेगा। एलिस इन चारों को पहचान लेता है और वो अपनी बेटी का नाम भी बेथनी रखता है, क्योंकि इसी नाम की लड़की ने उसकी जान बचाई थी। फिर ये चारों अपनी लाइफ पहले जैसे जीने लगते हैं। तभी इन्हें वो म्यूजिक दोबारा सुनाई देता है तो फ्रेंच उस गेम को तोड़ देता है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।